वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे इंडिया के चौथे दुश्मन के बारे में बात करूंगा। इंडिया फेसेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। एक तो इंडिया के दुश्मन है टेररिज्म इंडिया का दुश्मन है, जिसके खिलाफ इंडिया ने अभी इतनी बड़ी कार्रवाई की। इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के स्पोक्स पर्सन बार बार ये बात कह रहे थे कि जो इंडिया जिन्हें जो जंग की वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान की मिलिट्री के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि वो जंग टेररिज़्म के ख़िलाफ़ है और टेररिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है। सो दैट इज़ व्हाट इंडिया की पोज़ीशन है। तो एक इंडिया का जो दुश्मन है वो टेररिज़्म है। जो दूसरा दुश्मन है ऑब्वियसली पाकिस्तान, जिसके साथ इंडिया ने अब कई जंग अगर आप कारगिल के बाद सियाचिन वाली भी गिने तो 5, और फिर ये छठी जंग कह सकते हैं आप ये पाकिस्तान के साथ। सो दैट इज़ आवर सेकंड एनिमी। थर्ड एनिमी तो चाइना है, जिसके साथ इंडिया ने एक जंग भी लड़ चुकी है। इंडिया के थोड़े इश्यूज भी हुए हैं गलवान को लेकर, अरुणाचल प्रदेश में भी झड़पें हुई हैं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट था, वहाँ पे हथियार इस्तेमाल नहीं है, लेकिन डोकलाम में देयर वाज सम फायरिंग एक्सचेंज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इंडिया का जो तीसरा दुश्मन है वो डेफ़िनेटली चाइना है। तो ये तो 3 दुश्मन इंडिया के हो गए हैं, तो चौथा दुश्मन कौन-सा है? तो आप लोगों को ताज्जुब होगा कि मैं जो आज आइडेंटिफ़ाई कर रहा हूँ इंडिया का चौथा दुश्मन, वो इंडिया की मेनस्ट्रीम मीडिया है। और ये बहुत ही परेशानी की सबब है, और मैं बताऊँगा आपको। हेलो अभिषेक, यू आर द फर्स्ट टू कमेंट, वेलकम टू कन्वर्सेशंस। तो 3-4 वाक़यात हुए हैं व्हिच आर वेरी डिस्टर्बिंग। एक के जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया आए थे, वो इंडिया आए थे टू सेलिब्रेट सम 20th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया और ईरान की डिप्लोमैटिक ताल्लुकात जो एस्टैब्लिश हो गए। तो 8 मई को ही वाज़ शेड्यूल्ड टू कम इवन बिफोर द फाइट स्टार्टेड। तो वो आते-आते पाकिस्तान में रुक कर उन्होंने सीज़ फायर का और दोनों के बीच में मीडिएट करने की बात की। तो आई एम श्योर वो इंडिया से भी फ़ोन पे बात कर चुके होंगे, पाकिस्तान से भी बात कर चुके हैं, एंड देन ही केम टू इंडिया एंड देन ही टॉक्ड अबाउट इट। तो एक इंडिया के मीडिया एंकर ने उनको गंदी-गंदी गालियाँ दी, फिर उसके बाद में अपने आप को जस्टिफ़ाई भी किया। और ऐसा लग रहा है कि ये एंकर बेसिकली इज़राइली माउथपीस हो गया है। जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि ईरान हिज़्बुल्लाह और हमास को सपोर्ट करता, इसलिए वो लिटरली उनको ईरान को एक फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया के जिसको इंडिया इतना रिस्पेक्ट से मिलती है, हाँ, डॉक्टर जयशंकर ने उनसे मुलाकात की, उसको ये सूअर का बच्चा कह रहे थे। तो दिस इज़ समथिंग सो डिसग्रेसफुल। मतलब कोई बातें तो इतनी करते हैं हम संस्कार की। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दुबई अभिषेक। तो इतनी हम बड़े-बड़े बातें करते हैं, वासुदेव कुटुम्बकम, हमारे संस्कार ऐसे हैं, हम 5000 साल पुरानी हैं। 5000 साल के कल्चर के बाद ऐसा आपका अखलाक पेश आ रहे हैं, वो भी एक फ़ौजी। इट वाज़ वेरी डिसग्रेसफुल द वे ही स्पोक अबाउट द ईरानियन मिनिस्टर। और मुझे लगता है उनके वजह से या तो डॉक्टर जयशंकर को या कोई सीनियर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के पर्सन को माफ़ी माँगनी पड़ी होगी बिहाइंड द सीन्स। अभी तो ये पब्लिक में नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक तो पागल हो गई है इंडिया में करंटली। जो दूसरी मिसाल मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि ये जो अर्नब गोस्वामी ने जो ट्रंप को गालियाँ दी, उसने कहा ट्रम्प की, लाइक हु आर यू? अरे भाई, आपके ट्रम्प के तो इतने इर्द-गिर्द चक्करें काट रहे हैं इंडिया। जयशंकर 3 चक्कर मारते हैं, नरेंद्र मोदी भागे-भागे गए वहाँ पे, मैं नंबर फर्स्ट हूँ फ़ोन करने में, मैं नंबर 1 हूँ उनसे मिलने में, मैं नंबर 4th हूँ उनसे मुलाकात करेंगे, हम बायलैटरल ट्रेड। इतना तो वो ट्रम्प की पूजा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और ये अर्नब गोस्वामी कौन है? जो अपने चैनल पे जाकर इतने बड़ी-बड़ी बातें की है उन्होंने ट्रम्प के साथ। और अब देखें आप, वो पूरा का पूरा वाइप आउट करने की कोशिश की है। उनके यूट्यूब चैनल पे नहीं है, वो अब वो शेयर नहीं कर रहे हैं अपने सोशल हैंडल्स पे, लेकिन लोगों ने उसको कॉपी करके पेस्ट करके भेजा है। तो ये कहाँ से पैदा हो गए हैं? ये देखिए, लुक एट द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो विक्रम मिस्री
और उनके साथ जो 2 लेडीज़ एयरफोर्स की सिंह और कुरैशी जो आर्मी की हैं, दैट वाज़ अ मास्टर स्ट्रोक इंडिया की तरफ से टू यूज़ वुमेन टू टॉक अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। तो ये तो ज़बरदस्त चीज़ डेफ़िनेटली नहीं, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अ, जो एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो दोनों चीज़ों में आपने देखा होगा कि इंडिया अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल, रेस्ट्रेंट की तरह बात किया। मैंने अभी एम्बेसडर शुक्ला को इंटरव्यू किया, वो मैं चंद घंटों के बाद लगा दूँगा। तो इट्स अ लॉन्ग थिंग, आई नीड टू एडिट इट। तो उसमें उन्होंने उनसे मैंने पूछा यही सवाल कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपना हैंड ब्रेक लगाकर चला रही थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन हैंड ब्रेक इज़ ऑन बिकॉज़ यू आर बीइंग रिस्ट्रेन्ड। आप अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे हैं। तो इंडिया वांटेड टू अपीयर लाइक अ रिस्पांसिबल कंट्री जो इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करता है, जो इतना ये एग्रेसिव पोस्चर सिर्फ़ मजबूर होके लेना पड़ा बिकॉज़ ऑफ द हॉरिबल टेररिस्ट अटैक्स इन पहलगाम। तो इंडिया ये सरकार ये इमेज प्रोजेक्ट करना चाह रही है। लुक एट द एयरफोर्स के पायलट्स कैसे, मतलब जो एयरफोर्स कमांडर्स जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितना समझदारी से उन्होंने बातें की। लेकिन इंडियन मीडिया उल्टा घपला कर रही है, ये पागलों की तरह बातें कर रही है। हमने इस्लामाबाद को कैप्चर कर लिया, हमने कराची को आग लगा दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। कहाँ है भई ये सब? दुनिया हँस रही है, बच्चे-बच्चे मज़ाक उड़ा रहे हैं आपके इंटरनेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। सो दिस हैज़ बिकम अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। मुझे लगता है कि इंडिया की जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, इंडिया की मेनस्ट्रीम मीडिया हैज़ बिकम ए थ्रेट टू इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी। वो इंडिया की डिप्लोमेसी को, प्रकाश सिंह, हेलो सर, नमस्ते आपको मेरी तरफ से। अब्दुल क़य्यूम, थैंक यू वेरी मच टू यू टू। और रेशमा, आई एम लाइव, ज़रा उसको उधर लेके चले जाओ। या सो इट इट इज़ सो डिसग्रेसफुल कि यही मीडिया खुद तो अपने आप को नेशनल इंटरेस्ट की तरफ, अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा पेट्रियोटिक प्रेज़ेंट करने की कोशिश करती है। लेकिन दे कांट अंडरस्टैंड कि इंडियन गवर्नमेंट क्या मैसेज भेजना चाह रही है दुनिया को, ये पूरा उल्टा मैसेज। अब तो सारी दुनिया हँस रही है इंडियन मीडिया पर। और देखिए, इंडियन मीडिया जैसी है वो इसलिए ऐसी है कि पब्लिक उसे देखती है। अगर कल आप अर्नब गोस्वामी को देखना छोड़ दें, उसकी टीआरपी 0 हो गई तो ही विल बी आउट ऑफ बिज़नेस। अगर वो है तो आप लोगों की वजह से, यू आर वाचिंग। और इसमें सरकार का भी कसूर है बिकॉज़ जो भी सरकार की ज़रा भी क्रिटिसिज़्म किया उसको बंद कर दिया। मेरा खुद चैनल इन्होंने बंद कर दिया था बिकॉज़ आई वाज़ बीइंग क्रिटिकल ऑफ मोदी। तो वो क्रिटिसिज़्म नहीं सुनना चाहते, बस यही उनको ऐसे ही चैनल चाहिए जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहे, पब्लिक को हाइप करते रहे, बड़ी-बड़ी बातें। सो देयर वाज़ अ लॉट ऑफ टॉक, पब्लिक का एक्सपेक्टेशंस ऐसा बढ़ा दिया था मीडिया ने कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे। कौन से टुकड़े किए आपने? किसी एक एयरपोर्ट के 4 टुकड़े नहीं हुए इस जंग में, तो आप क्या 4 टुकड़े? जावेद हसन, वालेकुम सलाम। अब्दुल क़य्यूम गुराय, पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज़ ट्राइंग टू ब्रिंग सैनिटी इन द सबको। हाँ, समझदार लोगों को वो तो बुलाते ही नहीं है टीवी चैनल्स पर, बस लोग चीखे जा रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन सुनता भी है, तो सुने भी तो कैसा सुने? पीपल आर जस्ट स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, एक-दूसरे को गाली दे रहे हैं, दूसरों को गाली दे रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। तो मैं आप लोगों का अटेंशन आई वांटेड टू ड्रॉ टुवर्ड्स द मीडिया ऑफ इंडिया व्हिच आई थिंक इज़ बिकम ए बिग थ्रेट टू इंडियन नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इन सब के लिए इट हैज़ बिकम अ बिग थ्रेट। और इट इज़ इम्पोर्टेंट कि लोग, समझदार लोग आके के बात करें। अगर नरेंद्र मोदी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, अगर वो खुद आके अनाउंस कर देते कि हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, आई एक्सपेक्ट द इंडियन मीडिया टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली। अगर वो एक बार ऐसी बात कह दें तो द इंडियन मीडिया डर के मारे, क्योंकि वो सारे के सारे गवर्नमेंट के एड्स पे चलते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा एडवर्टाइजर आजकल इंडियन गवर्नमेंट है। मोदी सरकार इज़ द बिगेस्ट एडवर्टाइजर इन इंडिया। कई ऐसे मीडिया के चैनल्स हैं और अखबारात हैं जो अगर सरकार के एडवर्टाइजमेंट्स उन्हें नहीं मिले तो वो बंद हो जाएँगे। सो दे विल नॉट डू एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट डज़ नॉट वांट। दे विल नॉट डू एनीथिंग दैट दे डज़ नॉट वांट।
तो मुझे लगता है कि दिस हैज़ टू बी रेन्ड इन। सोशल मीडिया को तो आप उतना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ब्लॉक कर दे सकते हैं टेलीविज़न चैनल्स वगैरह, बट यू कैनॉट कंट्रोल व्हाट इज़ हैपनिंग। और ये जो मेनस्ट्रीम टेलीविज़न वगैरह है, उसको तो दे कैन डिसिप्लिन देम वेरी ईज़िली। 1-2 बंदों को आप प्रोसिक्यूट कर दें। देखिए जब ये जब पहलगाम का जो बुरा हादसा हुआ टेररिज्म का, तो एक मुस्लिम बंदे ने कुछ ट्वीट किया तो उसको पकड़ के बंद कर दिया आपने जेल में। लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं आपके एंकर्स, जो फॉरेन मिनिस्टर्स की इंसल्ट कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? उनको क्यों नहीं बंद करते आप? कोई भी बंदा जो क्रिटिसाइज़ किया पहलगाम में, जो उसने कमेंट किया था, मुझे याद नहीं व्हाट द कमेंट वाज़, फ्रॉम असम, उसको तो जेल कर दिया था, बंद कर दिया था, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाते हैं। और यहाँ पर अ, इतने बड़े-बड़े एंटी नेशनल, मतलब अर्नब गोस्वामी ने जो बात की है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दें, तो डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू सर्व इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट? ये जो बातें कर रहे हैं ना, हम इतने बड़े हैं, हम ये बन गए, वो बन गए, अमेरिका इज़ नथिंग, इस तरह की बातें कर रहे थे। भाई रोज़ाना लाखों इंडियंस बातें तो बहुत करते हैं इंडिया के, हम ये वी आर पैट्रियट्स, ये वो, अपनी जायदादें बेचकर, अपने घर बेचकर, अपनी ज़मीनात बेचकर अमेरिका आ रहे हैं इल्लीगली, लाखों की तादाद में। यहाँ पे अब 7 लाख इंडियंस इल्लीगल हैं, यहाँ अमेरिका में वेटर बन के फिरे हुए हैं, छोटे-मोटे जॉब्स कर रहे हैं। ज़्यादातर ये मोदी के स्टेट से हैं, गुजरात से। इनको डंकीज़ कहते हैं, आपने मूवी भी देखा होगा शाहरुख खान का डंकी। बच्चों को लाके यहाँ बॉर्डर पे छोड़ दे रहे हैं इंडियंस, और बच्चों को बॉर्डर पे छोड़ के अमेरिका के भाग जा रहे हैं, बिकॉज़ दे वांट द चिल्ड्रन टू हैव अ बेटर लाइफ इन अमेरिका, और उस मुल्क को ये इस तरह से बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी। आई फाइंड इट सो डिसग्रेसफुल। तो आई आई थिंक कि एक एक अजीब-सा माहौल हो गया है। देखिए मीडिया का जॉब है क्रिटिकल, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी अजीब-अजीब बातें करते हैं। हम ग्रीनलैंड को बना लेंगे स्टेट, कनाडा को 51 स्टेट बना देंगे, पनामा को कॉन्कर कर लेंगे। इस तरह की बातें वो बहुत करते रहते हैं, नेटो को ख़त्म कर दें। लेकिन आप हमारे कॉमेडी शोज़ देख लें आप, रोज़ रात को, रोज़ रात में दिन भर नॉन स्टॉप ट्रंप का मज़ाक उड़ाया जाता है, कॉमेडी शोज़ में। कोई ट्रंप इज़ नॉट शटिंग देम डाउन। हालाँकि बिल माहर इतना मज़ाक उड़ाते हैं ट्रंप का, बिल माहर को व्हाइट हाउस में भी बुलाया। एमएसएनबीसी को देख लें आप, सीएनएन को देख लें, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अटलांटिक, ये कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को, डोनाल्ड ट्रंप की हर पॉलिसी को। आप जाके मेनस्ट्रीम मीडिया में पढ़ के देख लें, ऑन अ डेली बेसिस देयर इज़ अ कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। तो एक तरह से संतुलन रहता है सोसाइटी में। येस, वन साइड इज़ गोइंग क्रेज़ी, द अदर साइड इज़ मेकिंग फन ऑफ इट। और जब लिबरल्स क्रेज़ी बातें कर रहे थे, तो उनका भी मज़ाक उड़ाया जा रहा था, बाइडेन का भी काफ़ी मज़ाक और क्रिटिसिज़्म हुआ था फॉक्स न्यूज़ पर और राइट विंग मीडिया पर। सो इट इज़ अ बैलेंस्ड अप्रोच टू सम एक्सटेंट। यहाँ पे भी मीडिया इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट और थोड़ा बायस्ड है, ख़ासतौर से इज़राइल के मसले पर। बट इंडिया की मीडिया तो हैज़ गॉन टोटली टोटली क्रेज़ी। और मुझे लगता है कि इट शुड बी कंसीडर्ड एज़ फिफ्थ एस्टेट के बजाय उसे फिफ्थ कॉलम कह सकते हैं। मे बी दैट इज़ द थंबनेल आई शुड हैव मेड। इंडियन मीडिया इज़ नॉट द फिफ्थ एस्टेट बट इट इज़ द फिफ्थ कॉलम, यानी इट इज़ लाइक एन एनिमी ऑफ द स्टेट बन गया है वो। अब तो जो सबसे शर्मनाक बात जो हुई है इंडिया में, कि विक्रम मिस्री जो इतना डिग्निफाइड आदमी है, उसको अब ट्रोल कर रहे हैं राइट विंग हिंदुत्व के लोग। कि वो उन्होंने जैसा कि विक्रम मिस्री ने डिसीजन लिया। भाई मैं आपको बताऊँ, पिछले साल इलेक्शन के करीब इतना राइट विंग मीडिया ने धूम की थी कि नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके जंग रुकवा दी, रशिया और यूक्रेन की। वो तो बकवास था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़ई में फ़ोन रख करके जंग रुकवा दी इंडिया-पाकिस्तान की। जो रात भर जेडी वैंस और मार्को रूबियो ने फ़ोन डिप्लोमेसी की है, एक ही रात में सीज़ फायर हो गया। हालाँकि इंडिया वाज़ विनिंग दिस।
दिस बैटल इन द लॉन्ग रन। जैसा मैंने आपको मिसाल दी कि टी20 में कोई भी जीत सकता है, बट टेस्ट मैच में द बेस्ट टीम ऑलवेज शुड विन। तो एनीवे, अब मैं देखता हूँ आपके सवालात क्या हैं। पाकिस्तान मीडिया एज़ वेल, जी हाँ, पाकिस्तान की मीडिया भी काफ़ी एग्ज़ैजरेट कर रही थी। पहले ही दिन से उन्होंने शुरू कर दिया था कि 5 प्लेन्स वग़ैरह, बट इस तरह का नहीं, मतलब कि हम इंडिया के टुकड़े-टुकड़े कर देंगे। मतलब उनके पास थोड़ा तो टच रहे में, रियलिटी से टच में रहे वो। बट द इंडियन मीडिया तो लाइक देयर इज़ नो कंपैरिज़न। अ, राजीव राजन, व्हाट डू यू से अबाउट अरफा खानम और राना अय्यूब? आपको बस औरतों पे हमला करने का है, वो भी मुसलमान औरतों पे। दे आर बीइंग क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, आप उनसे राज़ी रहो या ना रहो। सवाल तो सीधे पूछ रही है ना वो। दे आर सीरियस क्वेश्चंस ह्यूमन राइट्स की, डिप्लोमेसी के ताल्लुक से। देखिए, आईएमएफ का वोट हुआ, कोई भी एक भी मुल्क इंडिया की तरफ से नहीं खड़ा हुआ। कौन पूछेगा ये सवाल? इतना जो जयशंकर दुनिया में फिर रहे हैं डिप्लोमेसी करते हुए, इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की डिप्लोमेसी की, जब मोमेंट ऑफ क्राइसिस आया, फेल हो गए। मैं एक बुरा बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मुझे फ़ॉरगिव कर दीजिए। ये मैं ओरिजिनली महाराष्ट्र से हूँ, पैदाइश मेरी महाराष्ट्र में हुई है, तो कभी-कभी मैं सुन लेता हूँ महाराष्ट्रियंस को ये कहते हुए, "शाणा कौवा गू खाया" कहते हैं। ये शाणा कौवा बन के फिर रहे थे। क्या हुआ आईएमएफ में? सिर्फ़ इंडिया ने एब्सटेन किया। इंडिया की हिम्मत भी नहीं हुई कि ना वोट करे उसमें। एब्सटेन, इंडिया एब्सटेन किया, बाकी की क्या? इंडिया के बेस्ट फ्रेंड फ्रांस ने भी इस पाकिस्तान को $1 बिलियन देने के लिए वोट कर दिया, डिप्लोमेसी में। आप मुझे बताएँ, सारी दुनिया में ये सबको पता है कि चाइना और टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, और ईरान और सऊदी अरेबिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सीज़ फायर अमेरिका के अलावा। पूरा क्रेडिट अमेरिका को नहीं जाता, इसमें ईरान और सऊदी अरेबिया का, ख़ास तौर से सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन आप मुझे बताएँ, इंडिया की तरफ से कौन खड़ा हुआ? कौन से वेस्टर्न कंट्री का एम्बेसडर इंडिया आया या फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आया ड्यूरिंग दिस वॉर? सिर्फ़ मुस्लिम कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स आए इंडिया में। जंग शुरू होने के बाद आए दोनों, ईरान से और सऊदी अरेबिया से। दैट इटसेल्फ इज़ अ सिग्नल दैट दे आर स्टैंडिंग विथ यू। लेकिन वेस्ट से कोई भी नहीं आया पिछले 3-4 साल से। जी20 से लेकर जो नॉन स्टॉप अमेरिका के पीछे, नरेंद्र मोदी हर बार आ रहे हैं यहाँ पर, फिर बाइडेन के घर वगैरह जा रहे हैं। इट फेल। अभिषेक, थैंक यू वेरी मच अभिषेक चौधरी, गुड जॉब। गुड मॉर्निंग शेट्टी साहब। यस, आईएमएफ वाज़ अ टोटल फेलियर। इतने बड़े-बड़े बातें हमने किए, आईएमएफ और लोन, आप जाके मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें 3 दिन पहले, कि बस खत्म, वो बिका हो जाएगा, लोन कैंसल हो जाएगा। मतलब स्पेकुलेशन। अगर आपको रिपोर्ट करना है ना आईएमएफ में, अगर मैं रन कर रहा था किसी चैनल, तो आई वुड एक्चुअली, दिल्ली में तो एम्बेसडर्स हैं ना, ये जी7 के मुल्क, आप जाके फ़ोन करके इंटरव्यू ले लेते कि आप हाउ आर यू गोइंग टू वोट फ्रांस, हाउ आर यू गोइंग टू वोट कनाडा? कनाडा से आपने दुश्मनी कर ली हुई है, कनाडा इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल एज़ अ जी7 कंट्री। हाउ आर यू गोइंग टू वोट यूके? पूछ लेते बिफोर यू डू अ रिपोर्ट। तो सेंसिबल रिपोर्टिंग भी हो जाती, उससे सबका फ़ायदा भी हो जाता है, इंडियन गवर्नमेंट खुद अलर्ट हो जाती कि अरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि दीज़ कंट्रीज़ आर नॉट गोइंग टू वोट विथ अस। लेकिन इन्होंने तो अनाउंस ही कर दिया पहले, जैसा कि आईएमएफ ने ऑलरेडी ये कर दिया हो। दूसरी चीज़ ये है कि द मीडिया इज़ नॉट, मतलब वो भाग रहे हैं, बट दे आर नॉट सिटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मार्को रूबियो ने जो स्टेटमेंट लगाया स्टेट डिपार्टमेंट में, आप लोग खुद जाके देख लें, इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, जस्ट गूगल स्टेट डिपार्टमेंट रीड आउट इज़ द वर्ड, यानी जो जो वो रिपोर्ट करते हैं फ़ोन कॉल, मार्को रूबियोस या स्टेट डिपार्टमेंट रीड आउट ऑन सीज़ फायर। उसमें मार्को रूबियो ने साफ कहा कि वी आर वेरी हैप्पी to bring about this ceasefire, and there is going to be a meeting between the two parties to discuss broad issues in a third party, in a neutral place.
भाई ब्रॉड इश्यूज़ क्या बात करना है? टेररिज़्म बंद करें, दैट इज़ द ओनली टॉपिक। पाकिस्तान के पास बहुत मुद्दे हैं। दे वांट टू टॉक अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, दे वांट टू टॉक अबाउट ट्रेड, दे वांट टू टॉक अबाउट कश्मीर, दे वांट टू टॉक अबाउट 370। तो द मीडिया शुड हैव फोकस्ड ऑन दैट कि ये क्रिटिकल चीज़ है। गौर से पढ़ें, बस वो भाग रहे हैं टू डू सैयद समर अब्बास साहब, जी हाँ सर, आपने एयरफोर्स कमांडर का जो 2 सवाल उनसे पूछे गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाई जहाज़ को लेकर। एक सवाल 2 बार पूछा गया है कि क्या इंडिया ने पाकिस्तान के कितने हवाई जहाज़ गिराए? तो एयर मार्शल ने नंबर नहीं दिया, बट उन्होंने कहा थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि कितने गिरे हैं, बट हमने ज़रूर गिराए हैं। तो आई डोंट नो वेदर ही इज़ टॉकिंग अबाउट ड्रोन्स और फाइटर प्लेन। फिर एक खातून ने उनसे पूछा कि वाज़ इट अ 4th जनरेशन फाइटर, यानी शी वांटेड टू नो कि क्या F-16 गिराया गया? तो उसके जवाब में भी ही डिडन्ट से येस और नो। फिर उनसे पूछा गया कि वाज़ रफ़ाले शॉट डाउन? तो उसके जवाब में उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। आप देखें, उस लोगों ने कट पेस्ट करके दे आर शेयरिंग ऑल ओवर द प्लेस। उन्होंने कहा कि भाई माय सुपर थैंक्स इज़ आल्सो नाउ एलिजिबल, तो इफ यू वांट टू सेंड मी अ सुपर थैंक्स यू कैन डू दैट। तो उन्होंने कहा ऑन द रफ़ाले इश्यू कि इन अ वॉर लॉसेस तो होते हैं। दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन। द रियल क्वेश्चन इज़ हैव वी अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नो, नो रफ़ाले वाज़ शॉट डाउन। ये एयरफोर्स के कमांडर हैं, ही इज़ ऑपरेशंस के इंचार्ज थे वो। उनको अगर नहीं पता होता, तो किसको पता होता? उन्होंने कहा ऑल द पायलट्स आर सेफ, ऑल द पायलट्स केम बैक। उन्होंने नहीं कहा कि ऑल द प्लेन्स केम बैक। उसका मतलब पायलट्स कहा, तो इट इज़ मोर देन वन। तो मुझे उस जवाब से ऐसा लग रहा है कि मोर देन वन प्लेन वाज़ शॉट डाउन एंड बोथ द पायलट्स थैंक गॉड हैव सर्वाइव्ड। तो ये तो डोमेस्टिक से कन्फर्मेशन मिल रहा है। और सुरिंदर सिंह, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्रमोटिंग माय चैनल बाय जस्ट वॉचिंग इट एंड जस्ट स्टेइंग ऑन इट। वीडियो काउंट हो रहा है आपकी मौजूदगी से। So you are also supporting what you think is an enemy of the state. तो दैट इज ए वेरी क्रिटिकल थिंग। जहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया का है, इसमें कोई मतलब इट्स लाइक ए ब्रॉड कंसेंसस के रफाले गिरा है। दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन टॉकिंग के रफाले गिरा है या नहीं। जो इंटरनेशनल मीडिया में जो डिस्कशन चल रहा है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी, यानी चाइना का जेट फाइटर JC-10 ने एक PL-15 फायर किया, जिसके वजह से रफाले गिर गया, यानी चाइनीज टेक्नोलॉजी इज नाउ competitive और इवन बेटर देन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। वो डिस्कशन चल रहे हैं वेस्टर्न मीडिया में, सारी दुनिया में वही सबसे ज़्यादा। आप जाके देखें, बल्गेरियन मिलिट्री वेबसाइट्स पर जाके देखें या दूसरे नेटो के वेबसाइट्स पे जाके देखें। यस अंकित, दैट्स अ गुड थिंग। मतलब दैट इज आल्सो द स्टेटमेंट जो समीर ORF के जो पाकिस्तान एक्सपर्ट गाय है, उनका नाम भूल जाता हूँ मैं, गेट समीत सरीन जो ORF के प्रेसिडेंट है, और वो सुशांत सरीन है शायद उनका नाम। सो ही वाज आल्सो सेइंग कि इंडिया के गोल्स आर टू बिकम ए डेवलप्ड इकोनॉमी, लेट अस फोकस ऑन दैट। व्हाट इज द हिडन एक्चुअल रीजन? बलदेव आई थिंक के जो सीज फायर की जरूरत थी, people are not going to like this answer, but I think Narendra Modi basically wanted to। मैं कबड्डी का मिसाल देता हूँ। आई डोंट नो वेदर यू सीन कबड्डी। कबड्डी 2 किस्म के प्लेयर होते हैं। एक प्लेयर होता है जो लाइन क्रॉस करके कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी करके एक किसी को ऐसा टच करके भाग के आ जाता है टू गेट अ पॉइंट। फिर दूसरा प्लेयर होता है जो तगड़ा होता है, वो जाता है कबड्डी, 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 बल्कि 4-5 को पकड़ के कबड्डी, कबड्डी उसको खींच के लेके आ जाता है अपने साइड में। पूरे का पूरा टीम को वो आउट कर देता है। नरेंद्र मोदी इज द कबड्डी, कबड्डी कबड्डी जाके छीके, तो ही वांटेड टू जस्ट गो देयर, बॉम्ब 3-4 चीजें, 5-6 चीजें टारगेट्स के, एंड कम बैक एंड से कि हमने कर दिया, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, हमने ये हम जीत गए, हम फलान फलान हैं। देयर वाज एन एस्केलेशन। जरूर ये बात सही है कि पहले तो बालाकोट के वक्त सिर्फ POK में अटैक हुआ था, अब के
पाकिस्तान प्रॉपर में। सो देयर इज़ डेफिनिटली अ हायर बार जो इंडिया ने रेज़ किया, बट इंडिया डिडन्ट वांट टू हैव अ सीरियस फाइट। आप उनकी बातों से सुनिए, वी जस्ट वांटेड टू हिट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने 2-3 बार कह दिया कि वी आर नॉट एट वॉर विद पाकिस्तान, वी आर एट वॉर विद टेररिज्म। तो जब दे डिडन्ट एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान विल रिटेलिएट सो एग्रेसिवली। देखिए हर बार ये हो रहा है। बालाकोट में भी इंडिया लॉस्ट अ प्लेन, अभिनंदन को जो पकड़ा गया था। कैप्चर होके उसको उन्होंने छोड़ दिया। फिर वहाँ पे इंडिया की मीडिया ने अफ़वाह फैला दी कि F-16 को हमने गिरा दिया। नो, F-16 वाज़ लॉस्ट इन 2019 बाय पाकिस्तान। अब वैसे ही हो रहा है इस्लामाबाद को हमने कैप्चर कर लिया, हमने कराची की आग लगा दी, हमने लाहौर को कैप्चर कर लिया। इस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग आ रही है, बिकॉज़ दे हैव नथिंग टू शो। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी रियलाइज़ कि अगर ये जंग और चलते रही, तो और कैजुअल्टीज़ हो रहे। कश्मीर में काफ़ी तबाही हुई है। People don't realize this. जो बॉर्डर स्टेट्स है, दे हैव सफर्ड। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ इस बार तो मुसलमानों की हुई है। नोबडी इज़ एक्नॉलेजिंग दैट। 5 मुस्लिम बच्चे मारे गए कश्मीर में, छोटे-छोटे बच्चे। दैट इज़ थिंग। तो आई थिंक नरेंद्र मोदी प्रोबब्ली थॉट के वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। बाज़ लोग कह रहे हैं कि सीज़फायर का रिक्वेस्ट इंडिया से आया है, बट दिस इज़ फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया से आ रहा है कि सीज़फायर का रिक्वेस्ट इंडिया से आया है, एंड टू डू फेवर टू इंडिया, अमेरिका पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू गेट पाकिस्तान्स डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजीएमओ को टू कॉल इंडिया, क्योंकि उनके पास लेवरेज था पाकिस्तान के ऊपर। दे कुड हैव स्टॉप्ड द आईएमएफ लोन। अभी भी रोक सकता है अमेरिका वो आईएमएफ का लोन। सो दे हैव द वोट्स, अमेरिका हैज़ द बिगेस्ट कंट्रोल ऑन आईएमएफ, और G7 को तो टोटल कंट्रोल है आईएमएफ के ऊपर। सो पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा लेवरेज था, और दे यूज़ दैट लेवरेज। तो आई थिंक द रियल रीज़न जो सीज़ फायर इंडिया ने करवाया है कि इंडिया डिडन्ट वांट टू सी मोर डैमेज बीइंग डन टू इंडियाज़ रेपुटेशन। आप इंटरनेशनली देखें कि इंडिया का रेपुटेशन क्या हुआ, कि इतना इंडिया ने धूम किया था कि हमने पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे, बलूचिस्तान जैसा 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, अब हम जाके बलूचिस्तान को आज़ाद कर देंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ यार। So I think it is India who wanted the ceasefire and they got it. और हालांकि बयानात काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसके बाद भी दिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि फ्रॉम नाउ ऑन दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, कि अगर इंडिया में टेररिज्म होता है वी विल ट्रीट इट लाइक वॉर। बट यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज के जो गोल था टू एस्टैब्लिश डिटरेंस, आई डोंट थिंक दैट हैज हैपेंड। पाकिस्तान डर नहीं रहा है इंडिया से, दैट इज़ क्लियर। आप मतलब कितने भी आप पागल हो जाओ, कितना भी आप अर्नब गोस्वामी के भक्त हो, you will realize कि पाकिस्तान has kept attacking back. पाकिस्तान, बांग्लादेश, भाई काफ़ी मुल्कों ने साफ खड़ा हो गए थे पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश was one of the countries along with Turkey and China that was supporting पाकिस्तान through this issue. इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया है साउथ एशिया में। नेपाल के साथ भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम है, चाइना के साथ भी प्रॉब्लम है, बांग्लादेश के साथ भी प्रॉब्लम है। द ओनली कंट्रीज़ जिनके साथ थोड़ा बहुत नॉर्मल रिलेशंस है वो श्रीलंका के साथ है, मालदीव्स के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो गए। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि फॉरेन पॉलिसी फ़ेल क्यों हो रही है? ये सारे फेलियर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। कि आपका नेबरहुड, कैन यू इमेजिन कि आप किसी मोहल्ले में जाए, या आपके ही आप अपने आप को ले लें, अगर आपके सारे पड़ोसी आपसे चिढ़े हुए हैं और आपसे कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो आपके सोशल स्किल्स के बारे में क्या कहें? सब गलत है, आप बस सही है अकेले, राइट? इज़ दैट व्हाट यू वांट टू से? यहाँ पे मैं अपने वी वर्क वेरी हार्ड टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद ऑल आवर नेबर्स। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ इट, मतलब इट इज़ आल्सो अ सिक्योरिटी इश्यू कि आप अपने नेबरहुड में आप सेफ नहीं रहेंगे अगर आपके ताल्लुकात सही नहीं है। आई एम हुसैन फ्रॉम इंडिया, मोस्ट ऑफ द एक्स इंडियन जनरल्स नॉट एनालिसिस प्रिसाइजली एज नॉट डिबेट इवन वंस ऑन यूट्यूब चैनल। डरे हुए हैं यार, कई जनरल्स मेरे शो पे पहले आते थे, लेकिन इस बार जब मैं उनको फ़ोन करके पूछा, तो वो मतलब मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। वो मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हैं, मुझसे तफ़सीलन बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शो पे नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि मैं ऐसा सवाल पूछ लूँगा उनसे जो उनको टीवी पे नहीं पूछा जाएगा। सो दे विल गो टू अर्नब गोस्वामीज़ शो
जो ये नहीं पूछेगा कि भई सर, कैन यू इमेजिन कि बंदे को मैं लेकर आया इमीडिएटली, पहला सवाल पूछा कि सर कितने रफ़ाल गिरे? तो वो क्या कहेंगे? झूठ बोलेंगे, क्योंकि बाद में अगर ये निकल गया तो दे विल बी प्रूवन रॉन्ग, बट दे कांट से कि उनको पता भी है तो वो नहीं दे सकते जवाब इंडिया के टीवी पे। तो वो उस तरह के शोज़ पे नहीं जा रहे हैं, जहाँ पे उनसे कोई सीरियस सवाल पूछा जाएगा। हाँ, वो राहुल गांधी की स्पीच जो वायरल हो रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है इसमें। इंदिरा गांधी की काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, इंदिरा गांधी के बोलने से और एक चीज़ याद आई मुझे कि जब 1971 में इंडिया ने हमला किया था, अमेरिका ने धमकियाँ दी, उसके बावजूद इंडिया डिड नॉट बैक ऑफ। रशिया ने सपोर्ट किया, जब भी सपोर्ट किया, अभी भी सपोर्ट किया इंडिया का। सोवियत यूनियन ने जब किया था, अब रशिया ने किया। बट इंडिया ने अपना मिशन कंप्लीट किया बांग्लादेश में, और विदिन 6 मंथ्स 100 कंट्रीज़ recognized Bangladesh. That was India's diplomatic victory after the military victory. सिर्फ बांग्लादेश को बनाया नहीं इंदिरा गांधी ने, उसके बाद इंडिया ने उसको इंडिया की डिप्लोमेसी की वजह से इट वाज रिकग्नाइज। और ये इसलिए हुआ कि इंडिया वाज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, नॉन अलाइन मूवमेंट का। G77 की इंडिया लीडर थी। लेकिन अब क्या हुआ, इतने बातें इंडिया ने कर दी कि हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है, हम लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ है, हम ग्लोबल साउथ के 2 ज़ूम कॉन्फ्रेंसेस करवा दिए नरेंद्र मोदी ने। इंडिया की पब्लिक बड़ी धूम-धूम, वही स्टूपिड टीवी चैनल्स ने चढ़ा दिया। कहाँ है ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ के तरफ से कोई स्टेटमेंट्स आए इंडिया के सपोर्ट में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करते हुए फॉर टेररिज्म? नथिंग। इनफैक्ट ओआईसी तो प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट इश्यू किया, और ओआईसी के जो 57 मेंबर्स हैं, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ डिड नॉट सपोर्ट इंडिया, लेकिन ग्लोबल साउथ का एक हिस्सा सपोर्टेड पाकिस्तान इन दिस बैटल। दीज आर सीरियस क्वेश्चंस। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, जिसमें आई हैव 10 सीरियस क्वेश्चंस फॉर नरेंद्र मोदी, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं भी देखने में या सुनने में नहीं आएंगे। सो डू वॉच दोस सीरियस क्वेश्चंस दैट आई हैव आस्क्ड। जी हाँ सर, आज़ाद, मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज़। इनफैक्ट मैं एक फ़ोटोग्राफ देख रहा था जिसमें 2 चीज़ें हैं, जिसमें जो बॉर्डर स्टेट्स हैं इंडिया के, उसमें लोग रो रहे हैं, और जो जो नॉन बॉर्डर स्टेट है उसमें बड़ा जोश से वो जंग, जंग, जंग कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप मुंबई में बैठे हुए हैं, गुजरात में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, या यू वांट टू फाइट, लेकिन अगर आप पूंछ में हैं तो आपके ऊपर पटाखे गिर रहे हैं, बॉम्ब्स गिर रहे हैं, ड्रोन्स गिर रहे हैं। भाई एक रात तो पाकिस्तान ने 15 शहरों पे हमला किया ना। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि एस-400 और इंडियन एयरफोर्स ने पूरे के पूरे उनके अटैक्स को नाकारा कर दिया। बट कैन यू इमेजिन लिविंग इन दैट एरिया कि एक भी निकल गया ड्रोन तो हमारे घर पे गिर जाए, स्कूल पे गिर जाए वगैरह। सो पीपल हू आर लिविंग इन द बॉर्डर स्टेट्स, उनके लिए तो जान का जोखिम है, उनके बिज़नेसेस का जोखिम है। श्रीनगर पे अटैक किया पाकिस्तान ने। इनफैक्ट आफ्टर द सीज़ फायर के बाद भी जो अटैक्स किए, वो शहरों पे अटैक्स हुए, ब्लैकआउट हो गया था कश्मीर में। सो पीपल हू आर लिविंग एल्सवेयर वो तो बड़े उचक रहे हैं, बातें बड़े-बड़े कर रहे हैं, बलूचिस्तान बना देंगे हम। इसमें सरकार का भी दोष है। राजनाथ सिंह ने कई बार कहा कि हम पीओके अब ले लेंगे, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। कहाँ है भई? ये मौका था, आप जाके ले लेते पीओके। जंग छिड़ गई थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, किसी ने इंडिया को कंडेम नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट नोबडी कंडेम्ड इंडिया फॉर अटैकिंग। India could have continued the war and taken Gilgit Baltistan, which is such a stupid idea. ये जो अखंड भारत का आइडिया है, इट्स अ वेरी स्टूपिड आइडिया। मैं बताऊंगा आपको स्टूपिड इसलिए है कि देखिए, अभी जो अखंड भारत है उसमें 2 हिंदू कंट्रीज हैं, नेपाल और इंडिया। इंडिया ऑफिशियली स्टिल ए सेक्युलर डेमोक्रेसी। सिर्फ नेपाल इज ए हिंदू कंट्री। दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जो हिंदू मेजॉरिटी हैं, इंडिया, नेपाल और मॉरिशियस। ठीक है, तो नेपाल इज़ ए हिंदू कंट्री, इंडिया इज़ हिंदू कंट्री इन अखंड भारत के अंदर। लेकिन अखंड भारत में 2 बुद्धिस्ट कंट्रीज़ भी हैं, श्रीलंका और भूटान, और 4 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, 4 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़, व्हिच इज़ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स।
ये अखंड इस्लाम कहना चाहिए इनको, अखंड भारत कह रहे हैं। 4 मुस्लिम कंट्रीज़, तो अगर आप अखंड भारत बना लेंगे तो आपके अंदर और 4 मुस्लिम्स, कैन यू इमेजिन? अभी जो इंडिया का पॉपुलेशन है मुसलमानों का 25 करोड़ कह रहे हैं, 22 करोड़ कर रहे हैं, 225 मिलियन इज दी एक्सपेक्टेड, 13 से 14%। अगर पाकिस्तान को आप कब्जा कर लें, अफगानिस्तान को कब्जा कर लें, बांग्लादेश को कब्जा कर लें, मॉलडीव्स को भी कब्जा कर लें, तो इमेजिन मुस्लिम पॉपुलेशन कितना बढ़ जाएगा। बीजेपी कभी इलेक्शन नहीं जीत सकेगी इंडिया में। सो दीज आर सम स्टूपिड थिंग्स दैट पीपल कीप सेइंग, वोट हासिल करने के लिए। और ये जो लोग खुश हो जाते हैं जब इस तरह के बयानात सुनते हैं कि हमने इस्लामाबाद को कब्जा कर लिया, वैसे लोगों के लिए है ये। लेकिन इट इज अखंड भारत का नक्शा इन्होंने पार्लियामेंट में लगा दिया नरेंद्र मोदी ने। कल्चरली आप कैसा, कल्चरली कहते हैं, बाद लोगों को जब क्रिटिसाइज मैं करता हूँ तो कहते हैं सर नो इट इज नॉट अ डिसीजन टू टेक इट टेरिटोरियली, वी आर नॉट गोइंग टू कैप्चर इट मिलिटरीली, वी आर गोइंग टू कैप्चर इट कल्चरली। भाई कल्चरली ऑलरेडी है। शाहरुख खान इज मोर पॉपुलर इन अखंड भारत देन नरेंद्र मोदी। मोदी को कितने वोट मिलेंगे पाकिस्तान में या बांग्लादेश में अब, लेकिन शाहरुख खान को तो बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे। विराट कोहली विल बी मोर पॉपुलर इन पाकिस्तान। मर रहे हैं बेचारे पाकिस्तानी, विराट कोहली को हमने देखा नहीं। कब आएंगे विराट कोहली खेलने के लिए? कल्चरली इंडिया इज डोमिनेट, बॉलीवुड इज हिट, इंडिया की म्यूजिक, इंडिया के फूड, हर चीज़ है यहाँ पे। अमेरिका में जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स बनाते हैं वो इंडिया के नाम पे चलते हैं। हमारे मेन स्ट्रीट पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के पास जो सबसे अच्छी इंडियन रेस्टोरेंट है उसका नाम है इंडिया सिजलर, बट इज़ नॉट रन बाय इंडियंस, बांग्लादेशी। बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, मुझे वो डिस्काउंट भी देते हैं जब मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके जाता हूँ। बट नाम तो इंडिया सिजलर है ना, इंडिया के ब्रांड पे चलता है साउथ एशिया। अच्छा साउथ एशिया सिजलर कर दें या साउथ एशियन क्विज़ीन, कोई नहीं जाएगा। बांग्लादेशी रेस्टोरेंट कोई नहीं जाएगा। इंडियन सिजलर पे सब जाते हैं। सो यस इंडिया हैज़ कल्चरली तो है, अखंड भारत कर लें, साउथ एशिया पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड हिस्टोरिकली। तो ये नक्शे-वक्शे क्यों बना रहे हैं? इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। I agree with you, Sujit Rao. It's just that those discussions came up. ये जो the whole idea of breaking Pakistan जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा था उसके बारे में। uh, uh, Broxner07, yes, Indian performance was very good, except the loss of the jets. But you are not mentioning the loss of how many jets. Nobody is answering the question. And when, but what is also interesting is that they're not even saying no, which is a credit to them. Like when the Indian Air Force spokesperson was asked how many Rafales were lost in this war, he didn't say zero. He said losses always happen in the battle. The more important question is, did we achieve our goal or not? I'm not sure if the goal of the Indian Army was to establish deterrence. Have they achieved that? That I don't know. पटेल साहब फ्रॉम कोलोराडो, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। थोड़ी सर्दी ज़्यादा होती है बट आई एम जेलस, यू आर लिविंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। भाई अनुराग सिंह गजवाए हिंद पे मैंने एक शो किया है, देख लें आप जाके यूट्यूब में सर्च कर लें। गजवाए सिंह देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेट मी शो। ये जो मेरा बुक शेल्फ है, ये जो तीसरा बुक शेल्फ दिख रहा है आपको, ये वाला, अब जो बुक शेल्फ आया है, ओके, ये पूरा का पूरा वो कुशन्स के पीछे वो दैट एंटायर बुक शेल्फ इज हदीस कलेक्शंस। तो मेरे पास 70,000 हदीसें हैं। Hadiths are supposed to be the sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What he said, what he did, what he did not do. लेकिन उस 70,000 जो हदीसें हैं उसमें सिर्फ अकॉर्डिंग टू मुस्लिम स्कॉलर्स ओनली 4,000 आर ऑथेंटिक, बाकी के सारे वीक हैं या मैन्युफैक्चर्ड है या फैब्रिकेटेड। तो मेरी जो पोजीशन है, गजवा हिंद इज अ फैब्रिकेटेड हदीस, इट इज नॉट ट्रू।
बट इवन इफ इट वाज ट्रू, गज़वा हिंद ऑलरेडी हो चुका। मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे हमला किया, उसको कैप्चर किया और 800 साल उस पे हुकूमत भी कर ली। दिस इज़ हिस्ट्री। नरेंद्र मोदी कहते हैं हमने 1000 साल गुलामी की है, 800 साल मुसलमानों की और 200 साल अंग्रेज़ों की। सो गज़वा हिंद हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। अब कोई फ्यूचर में गज़वा हिंद इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। दे आर मिसअप्रोप्रिएटिंग रिसोर्सेस टू प्रमोट जिहादिज़्म एंड एक्सट्रीमिज़्म इन पाकिस्तान। दे आर इडियट्स और उस पोजीशन को ज़्यादा भाव नहीं देनी चाहिए। ओके, सो टू समराइज अगेन, मेरी पोजीशन है कि गज़वा हिंद वाली हदीस इज़ अ फेक हदीस, फैब्रिकेटेड फॉर जस्ट दिस पर्पस। तो कोई मुस्लिम रूलर टू अटैक इंडिया उसने कर दिया एक आध हजार साल पहले इसको फैब्रिकेट। दैट इज वन थिंग। द सेकंड थिंग इज, अगर वो सही भी है तो ऑलरेडी हो चुका है वो, एंड इट्स डन एंड गॉन, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। हिंद पाक जंग में जीत सिर्फ अदानी की हुई है। यार ये अदानी को लेके बहुत, अदानी मतलब दे आर सेइंग दैट नरेंद्र मोदी इज बीइंग सो सर्वाइल टू ट्रम्प, तो जो भी ट्रम्प कह रहे हैं वो सुन ले रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अदानी के खिलाफ जो केसेस हैं, जो अरेस्ट वारंट्स वगैरह हैं, वो ख़त्म कर दें। इज यूएस नेशनल, हाँ दैट इज़ अ गुड थिंग टू चेक। बलदेव पटेल का जो सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग है। आई विल चेक ऑन दैट बलदेव, मैंने वो देखा नहीं है। मलिक है उनका नाम है, आसिम मलिक। आई विल चेक ऑन दैट। जाहिद इकबाल, थैंक यू वेरी मच। यस, the aim of this war was to teach Pakistan a lesson for supporting terrorism and not capture any law. So it was not a loss for India. We did what we aimed. So आपने, so ये किसका था? R. Do you think Pakistan has learned a lesson? पाकिस्तान तो वहाँ सेलिब्रेट कर रहा है विक्ट्री। दे थिंक के उन्होंने 6-7 हवाई जहाज गिरा दिए, इंडिया को सबक सिखा दिया, कई लोगों को मार दिया, फायरिंग कर दिया इंडिया के ऊपर। वो समझ रहे हैं कि उन्होंने इंडिया को सबक सिखा दिया फॉर एक्टिंग अग्रेसिवली। दे ऑल्सो शुड बी हैप्पी कि डिप्लोमेटिकली इट वाज नॉट अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। G7 वाज न्यूट्रल, डोनाल्ड ट्रंप वाज न्यूट्रल। इतने तारीफें की लेटेस्ट ट्रंप का, देखें आप, करेज और विजडम की तारीफ की है उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को सेम लेवल पे रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, हर अपने पोस्ट में, हर ट्रूथ सोशल पोस्ट पे देखे आप। फॉर पाकिस्तान दिस वाज अ डिप्लोमेटिक सक्सेस। आज़ाद Rashid Hussain Jaddi, when Morarji Desai responded to journalists to one question, if Pakistan acquires world arms, said no problem. Thanks a lot. India needs to focus on it. Yes sir, इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो ज़रूरी है। देखिए इंडिया का जो गोल है, फाइनेंशियल गोल, विकसित भारत बनने का 2047 में, आप लोग बुरा ना माने, बट मैं आपको खरी खरी सुना दूंगा। विकसित भारत इज अबाउट, देखिए वर्ल्ड बैंक के 4 क्लासिफिकेशन होते हैं इकोनॉमीज की। एक के इट्स ए लो इनकम इकोनॉमी, यानी अगर आपकी जीडीपी कुछ 1500 डॉलर तक हो तो यार लो इनकम इकोनॉमी। फिर उसके बाद मिडिल इनकम इकोनॉमीज है। मिडिल इनकम इकोनॉमीज में 2 कैटेगरीज है, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम। तो अपर मिडिल इनकम होने के लिए जो है सो आपको 4-4,500 डॉलर पर कैपिटा होनी चाहिए। उससे कम अगर हैं और 2000 के ऊपर हैं जैसा इंडिया है, तो आप लोअर मिडिल इनकम। तो इंडिया इज, वो 4 कैटेगरी है, हाई इनकम, अपर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम, लोअर इनकम। तो इंडिया सेकंड कैटेगरी में है, एट 2800 के करीब इंडिया की पर कैपिटा है। तो इंडिया वांट्स टू बिकम हाई इनकम इकोनॉमी, विकसित भारत, डेवलप्ड बाय 2047। ओके, यानी 22 साल में। तो 22 साल में इंडिया वांट्स टू गो अप टू कुछ, जब तक वो बेंचमार्क ऊपर चला जाएगा $20,000 या ज्यादा, दैट इज द एस्टिमेट राइट नाउ। तो आज से 22 साल के बाद इंडिया विल रीच $20,000 पर कैपिटा। वो गोल है इंडिया का। अभी द यूएस का पर कैपिटा इज 80,000 आज। मैं जिस स्टेट में रहता हूँ डेलावेयर में, उसका तो 89,000 है पर कैपिटा। सो इंडिया वांट्स टू बिकम इन 22 years what America is, 1/4 of what America is today. गौर से सुनिए, इंडिया आज से 22 साल में वो बनना चाह रहा जो 1/4 of what इंडिया अमेरिका इज टुडे। पता क्या पता
जब 2022 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम 22,000 होगी, 20,000 होगी, तो शायद अमेरिका की जाके 1,60,000 भी हो सकती है। सो दैट इज़ द मॉडेस्ट नेचर ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक गोल, और वो भी मुश्किल है क्योंकि टेक इट लाइक ए वन डे क्रिकेट, आपके पास 22 ओवर है, 22 ईयर्स टू रीच दैट लेवल, लेकिन रन रेट शुड बी अराउंड 9%। अभी जो रन रेट है इंडिया का 6.5% या उससे भी कम है। अभी 1-2 हफ्ते में इंडिया का एनुअल आ जाएगा रिपोर्ट। तो इंडिया इज ग्रोइंग एट 6.5%, इंडिया नीड्स टू ग्रो एट 9% टू रीच द गोल। तो हर साल अगर इंडिया डजंट हिट 9% ग्रोथ रेट, तो विकसित भारत का जो गोल है वो मुश्किल होते जाएगा। So India needs to focus on its economy. India needs to focus on manufacturing. India needs to focus on population control. India needs to focus on law and order. ये जो हर थोड़ी देर को एंटी मुस्लिम प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। अब अभी लेटेस्ट वन इज चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर। सारी इंडिया की मस्जिदें अगर आप तोड़ दें तो आप विकसित भारत नहीं बनेंगे। द होल मुस्लिम वर्ल्ड probably will wake up finally and say ये क्या पागलपन है, एंड देन जो लोन्स इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं दुनिया से वो भी बंद हो जाएंगे। एक निपुर शर्मा के स्टेटमेंट से कितनी धूम हो गई थी। सो पीपल हैव टू फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो कल्चरल जो जिहाद किया हुआ है ना बीजेपी और वगैरह, उससे इंडिया का नुकसान ही हो रहा है, इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ते जा रही है। आपने देखा होगा कि प्राइवेटली कितने लोगों ने मुझे जिनसे मैंने फ़ोन पे बात की है इंडिया में, ये जो मैं शो करता हूँ आपको पब्लिकली, बिहाइंड द सीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन, आई एम रीडिंग अ लॉट, आई एम टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल। मैं जिन से बात किया फ़ौज से, वो सारे के सारे ऑफ द रिकॉर्ड अग्निवीर को गालियाँ दे रहे थे, अग्निवीर के प्रोजेक्ट के लिए। आई हैव मेंशन्ड टर्की मेनी टाइम्स इन दिस शो, यू कैन गो बैक एंड प्ले दिस गौतम अ, गौतम बेलारी। सो अग्निवीर को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, अग्निवीर की वज़ह से फ़ौज कम हो गई। आपने जाके देखिए एयर मार्शल इंडिया के एयर फोर्स मार्शल, उन्होंने कितनी शिकायतें की कि फाइटर प्लेन्स वगैरह नहीं आए। इंडिया ने इतनी बड़े आत्मनिर्भरता की इतनी बातें करते हैं नरेंद्र मोदी, तेजास को इस्तेमाल ही नहीं किया इसमें। दे ओनली यूज़ फॉरेन जेट फाइटर्स, रफाले, मिग्स, जैगुआर, सुखोज़, बट तेजास का कोई ज़िक्र ही नहीं है। कोई पूछ रहा भी नहीं है मीडिया में व्हाई इज़न्ट तेजास? अगर आपको तेजास एक्सपोर्ट करना है और आत्मनिर्भरता को डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो देन दे शुड हैव यूज्ड द तेजस एंड सी हाउ इट परफॉर्म। दे डिडंट। नॉट ओनली दे डिड नॉट यूज इट, बट नोबडी इज आस्किंग द क्वेश्चन। जो ये टॉपिक है आज का, कि मीडिया इज नॉट सर्विंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। पाकिस्तान का तो मसला यार, आई डोंट नो यार जाहिद साहब, मतलब गौरव, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? आई डोंट नो। जो पॉलिसीज अभी तक इस्तेमाल किए हैं, पाकिस्तान ने एक मेजर अचीवमेंट कर लिया है, जो न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने हासिल कर लिए, जिसके वजह से उनके पास डिटरेंस आ गया है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टू चेंज देयर माइंडसेट। अब ये है कि अगर इंडिया बहुत अमीर हो जाता है, ऑलरेडी इंडिया $1,000 का फ़र्क आ गया है। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम कुछ 1500-1600 डॉलर है, रुपये है, डॉलर है, इंडिया की 2500। बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश आर रिचर देन पाकिस्तान। तो इफ इंडिया कंटिन्यूस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया की सोचिए आप, अगर 10,000 हो जाती है और पाकिस्तान की सिर्फ 2,000 है, अच्छा सिद्धार्थ पांड्या, तो देन इंडिया विल हैव a chance. The government is a disaster. Doval is 80. Check his son's business. His business partner डोवल का एक पाकिस्तानी है, मीडिया उस पे कुछ जिक्र नहीं करती। यू नो, Doval's son's business partner is a Pakistani. Doval is 80. Check his son's business. DRDO, HAL, BL should be मुझे लगता है कि मेरा जो चैनल इंडिया में कैंसिल हुआ था, इट वाज बिकॉज ऑफ माय क्रिटिसिज्म ऑफ डोवल। डोवल इज अ सीरियल फेलियर। मैं आपको गिनाता हूँ उनकी फेलियर्स। पहलगाम में इंटेलिजेंस फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर। बांग्लादेश में
कुछ पता नहीं चला इंडिया को। सिद्धार्थ, इंडिया वाज़ ऑल ओवर बांग्लादेश, बेस्ट पार्टनर, इतनी दोस्ती, उनकी सहेली बन गई थी मोदी की, शेख हसीना, दे वर गोइंग ऑन डेट्स, हाथ में हाथ पकड़ के फ़ोटोग्राफ देखे और उनको पता नहीं, तख्ता पलट दिया। अगर अमेरिका ने भी किया है, लेट अस से कि इट वाज़ अ सीआईए ऑपरेशन, आपकी इंटेलिजेंस फेलियर, आप तो ऑल ओवर है बांग्लादेश के और आपको पता नहीं, खबर नहीं है कानो-खान खबर के अमेरिका ने आया और तख्ता पलट दिया बांग्लादेश का। दैट इज़ द सेकंड फेलियर। कनाडा में एक्सपोज़ हो गया विद द निज्जर किलिंग, इंडिया का रोल। अमेरिका ने तो पकड़ लिया रेड हैंडेड, जेल में डाल दिया निखिल गुप्ता को और यादव इज़ वांटेड बाय एफबीआई। इनके ऊपर केस, अजीत डोवल के ऊपर सिविल केसेस फाइल हो चुके हैं हियर इन इन द यूएस। फिर आप जाके गूगल करके देखिए, इंडियन स्पाइज सेंट बैक, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ये मुल्कों ने भी रॉ को पकड़ के बाहर भिगा दिया। भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, फेलियर आफ्टर फेलियर है, इतना बातें करते हैं। इंडिया हैज़ द बेस्ट एयर फोर्स, इंडिया हैज़ द बेस्ट इंटेलिजेंस, तो क्या है, वेयर इज़ द इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस, आप मुझे बताइए। दिस इज़ अ ह्यूज इंटेलिजेंस फेलियर। भाई आप मुझे बताइए पिछले 4 दिन में किसने ये सवाल उठाया कि वो टेररिस्ट अभी तक पकड़े नहीं गए? वेयर आर दे? ताजमहल देखने गए वो? मुझे लगता है कि वो पूरा इंडिया का टूर मार रहे हैं। लेट्स गो टू साउथ इंडिया, चेक द इडली वड़ास इन द साउथ, लेट्स गो इंटू द नॉर्थ, जाके वहाँ पे तंदूरी चिकन खाते हैं। व्हाट आर दे डूइंग? हैव दे लेफ्ट द कंट्री? हैव दे गॉन? कोई खबर नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। यू हैव द डम्बेस्ट, स्टूपिडेस्ट मीडिया ऑन अर्थ। I'm sorry to say that. And they are stupid and dumb because the public allows them to be. Why is there no discussion about that? Turkey is not that big an enemy. Turkey did support Pakistan, यार गौतम। टर्की के साथ कुछ ऐसा एक्सचेंज नहीं हो रहा है इंडिया का। उससे ज़्यादा डेंजरस तो इंडिया के लिए करंटली बांग्लादेश है। इट इज शोइंग योर बायस। टर्की डिड सपोर्ट पाकिस्तान, वो C-130s में कुछ पता नहीं व्हाट। टर्की के जो ड्रोन्स थे दे वर नॉट यूज्ड बाय पाकिस्तान, हालांकि टर्की ने ड्रोन्स बेचे थे पाकिस्तान को। They were not used by Pakistan. None of the ammunition that Pakistan used has been identified as Turkish. पूरा का पूरा China sponsored weaponry थी, PL-15s, JF-17, JC-10 वगैरह सारा का सारा। नहीं, डिस्ट्रक्शन तो मोग खुश। आप, why do you have to go to international media? Just look at what Indian Air Force people have claimed. They are not claiming mass destruction in Pakistan. वो तो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, वो इंडियन मीडिया की जो कह रहे हैं कि कराची को जला दिया, ये किया। जो इंडियन मिलिट्री इज जस्ट क्लेमिंग व्हाट इट डिड, जैसा कि उन्होंने फोटोग्राफ बताए एयरफील्ड जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, आई थिंक सियालकोट वाला या सरगोदा वाला, वन ऑफ द टू, जहाँ से F-16 बेस होते हैं, वहाँ एयरपोर्ट पे उन्होंने बॉम्ब किया। वहाँ ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन, फोटोग्राफ में नजर आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर वर्क शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने। तो दे हैव शोन फोटोग्राफ्स ऑफ देयर टारगेट्स। उन्होंने जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो मसाजिदें गिरी, दे आर कॉलिंग इट टेररिस्ट के जो हेडक्वार्टर्स हैं जैश ए मोहम्मद और दूसरे जो दीगर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, लश्कर तैयबा वगैरह के। सो दे हैव शोन दोज फोटोग्राफ्स। द इंडियन एयर फोर्स इज नॉट मेकिंग एनी ऑफ दोज बिग क्लेम्स जो आप बात कर रहे हैं। वो सारा का सारा इंडियन मीडिया कर रहा है पब्लिक को बेवकूफ बताने के लिए। रशिया's रोल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, रशिया का रोल वाज स्लाइटली पॉजिटिव। दो चीजें रशिया ने की जो कोई वेस्टर्न कंट्री ने नहीं किया। एक, सब कंट्रीज ने, देखिए इमीडिएटली एवरीबॉडी कॉल्ड फॉर रेस्ट्रेंट इंडिया के ऊपर। तो बेसिकली जैसे इंडिया को अगर तुम कुछ करना है करो, लेकिन ज्यादा मत करो। That is what the US said, that is what European Union said, that is what the UN Security Council said, that is what Attorney General of Secretary General of the UN said। ये इस पे मैंने एक पूरा शो किया है। रशिया ऑल्सो डिड इट, बट रशिया ने एक एक्स्ट्रा चीज की। वो रशिया ने पाकिस्तान को, जो रशियन सिटीजन जाते हैं उनको ट्रैवल एडवाइजरी लगा दी उनके ऊपर। So that was Russia saying कि we know that India is going to attack Pakistan।
दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि दैट वी स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म, जो सारे लोगों ने कहा है, बट जो लैंग्वेज रशिया के पास थी इट वाज मच मोर स्ट्रॉन्गर। और इंडिया के जो सारा मिलिट्री परफॉर्मेंस है, अगर आप एमवीपी क्या है, मैन ऑफ द मैच किसको दोगे इंडिया की तरफ से, वो S-400 को दूंगा। नॉट रफाले, नथिंग। जितना भी अमेरिक इंडिया एक ज़माने में 70% ऑफ इट्स हथियार वो आते थे, 70-80% फ्रॉम रशिया, बाकी का थोड़ा बहुत फ्रांस एंड देन होममेड थे। मिराज वगैरह उन्होंने जो शुरू में जैगुआर खरीदा था, तो इट्स लिटिल बिट फ्रॉम फ्रांस एंड यूके, मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम रशिया। अब जितना भी जो परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है वो सिर्फ रशिया की तरफ से S-400 की वजह से हुआ। सो दैट इज रशियाज कंट्रीब्यूशन टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। सो आई थिंक द बेस्ट फ्रेंड जो इंडिया का प्रूव हुआ है रशिया इन दिस कॉन्फ्लिक्ट टू। अभिषेक, गुड जॉब। हिंदी तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हु वन दिस क्राइसिस, इंडिया और पाकिस्तान? मतलब इट इज नॉट लाइक ए क्रिकेट मैच फैसल, बट आई थिंक इंडिया के जो goals थे, I disagree with the Indian government's position कि they have achieved their goals of creating deterrence। अगर डिटरेंस करना था तो पाकिस्तान को डराना था। डिटरेंस इज भाई, जैसा इंडिया में लड़ते हैं हम लोग तो कहते हैं वरना, वरना इस्तेमाल, वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वरना वो कर दूंगा, वरना एस्टेब्लिश नहीं हुआ इंडिया का, बिकॉज पाकिस्तान केप्ट अटैकिंग बैक एवरी टाइम। सो मतलब इट वाज नॉट डिटरेंस। आई डोंट थिंक डिटरेंस इज एस्टैब्लिश। वो वक्त ही बताएगा कि अगर फ्यूचर में अगर टेररिज्म ना हो। The real test is कि अनकरीब in the next year or so will there be another terrorist attack supported by Pakistan या पाकिस्तानी proxies like लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद के वो जो लीडर हैं उनके फैमिली के 10 लोग मारे गए, क्या वो बदला लेंगे? ये भी सवाल इंडियन मीडिया आपके सामने नहीं रखेगा एंड डिस्कशन भी नहीं होगा। बट इट इज़ पॉसिबल दैट ही माइट वांट टू रिटेलिएट इन इंडिया। अगर उनके पास एसेट्स हैं इंडिया में, तो दे माइट ट्राई टू क्रिएट अ टेररिस्ट अटैक इन इंडिया इन द नेक्स्ट 1 year or 2। अगर नहीं होता देन यू कैन से यस, इंडिया वन दिस वॉर बाय एस्टैब्लिशिंग डिटरेंस एंड इंडिया हैज बिकम सेफ। बट अगर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं फ्यूचर में इंडिया के अंदर, देन इंडियाज एफर्ट्स हैव फेल्ड। यस श्री, मतलब जो उस रात में जिसमें पाकिस्तान ने 15 शहरों को अटैक किया, दे यूज ड्रोन्स एंड दे यूज मिसाइल्स, एंड दे आल्सो मे हैव यूज्ड एयरक्राफ्ट्स व्हिच क्रॉस्ड ओवर इनटू द इंडियन एयर स्पेस। तो उसमें द इंडियन डिफेंस वाज वेरी गुड। इनफैक्ट अगर आप ये क्रिकेट के सेंस में ले तो पाकिस्तान बैटिंग वाज बेटर एंड इंडियाज फील्डिंग वाज बेटर, अगर आप फील्डिंग को डिफेंस के तौर पे लेते हैं। तो यस, इंडियाज़ डिफेंस सिस्टम वाज़ वेरी गुड, बट लेकिन लोग मारे गए इंडिया के साइड सिविलियंस। मैं सुन रहा था किसी को कि शायद पाकिस्तान के 40 के करीब सोल्जर्स मारे गए। वी डोंट नो दैट एक स्क्वाड्रन लीडर उस्मान ख्वाजा, उस्मान समथिंग, उस्मान फजल या उस्मान समवन की खबर आ रही है कि ही वाज किल्ड इन वन ऑफ इंडियाज अटैक्स। Siddharth Pandit, Pandita, you have another question. You know, both CDS so far from Garhwal, Doval's native place, the current one was pulled out of retirement. Pak compromised S-400 by their drone. It failed to intercept missiles the next day. Siddharth, the thing is कि जो पाकिस्तान ने जो बड़ा अटैक किया ना, मेरी जरा चाय ठंडी हो रही, गिव मी 1 सेकंड। That was not an attack, it was a test। वो टेस्ट कर रहे थे कि इंडिया का सैचुरेशन पॉइंट क्या है। तो लेट अस से कि आपके पास 400 मिसाइल्स ब्लॉक करने की, जैसा ईरान ने जो अटैक किया था तेल अवीव पर, तो उन्होंने 300 के करीब मिसाइल्स और ड्रोन्स फेंके थे। सो द आइडिया इज कि आप जंक फेंकें, यू नो, बेसमेंट में जो पड़े हुए हैं पुराने ड्रोन्स, यूजलेस एमिनेशन, पुराने मिसाइल्स जो आप ग्रासेल में डालना चाह रहे हैं, आप वो फेंक दें एट द एनिमी। अब आपके एनिमी को तो नहीं पता कि ये मिसाइल सीरियस मिसाइल है या ये फेक मिसाइल, ये पुरानी मिसाइल है। सो यू ब्लॉक देम ऑल। ठीक है।
तो अगर 400 मिसाइल है एंड यू आर सक्सेसफुली ब्लॉकिंग 300, देन आपके एनिमी को ये पता चल जाता कि आपकी कैपेसिटी है टू ब्लॉक 300। इट्स कॉल्ड डिटरमिनिंग व्हाट इज द सैचुरेशन पॉइंट। जैसा कि व्हाट इज द आयरन डोम की क्या कैपेसिटी है वो आपको पता चल गया। ईरान हैज एस्टिमेटेड, नाउ दे हैव एन आइडिया कि आयरन डोम कितने रॉकेट्स रोक सकता है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन देयर इज अ सीरियस वॉर दे विल एस्केलेट। तो अब पाकिस्तान को अब पता चल गया कि कितने ड्रोन्स और मिसाइल्स इंडिया ब्लॉक कर सकता है। So next time, if there is a next time, they will try to send more. So I think that is what Pakistan attempted. Rather than attack India, they were testing, and I think they did that for China. देखिए, चाइना इज वाचिंग दिस वेरी क्लोजली फ्रॉम सैटेलाइट्स। ये सारे के सारे इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रही है चाइना ऑन इंडियाज कैपेबिलिटीज। सो इट इज़ लाइक सेइंग कि आप किसी, जैसा अब मैं टेनिस टूर्नामेंट्स काफ़ी खेलता था यहाँ पर, तो मैं कभी-कभी जाके देख लेता था अपने अपोनेंट को, वो प्रैक्टिस में वो कैसा खेल रहा है, लाइक हाउ इज़ हिज फोरहैंड, व्हाट इज़ हिज बैकहैंड, क्या वो सर्विस अच्छी करता है या नहीं। सो इफ आई हैड सम आइडिया ऑफ हाउ द ओपोनेंट इज़ प्लेइंग, देन मैं अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकता हूँ। तो चाइना इज़ गैदरिंग इंटेलिजेंस अबाउट हाउ इंडिया फाइट्स एंड हाउ इंडियाज़ टेक्नोलॉजी इज़ वर्किंग, हाउ इंडियाज़ वेपन सिस्टम्स आर वर्किंग। तो दिस इज़ अ बिग बोनांज़ा। ये जो झड़प हुई है, ये चाइना के लिए इंटेलिजेंस बोनांज़ा है। तो उनको भी पता चल गया कि इंडिया की करंट सैचुरेशन पॉइंट क्या है ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, बिकॉज इंडिया ने थोड़े S-400 सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक कहते हैं, वहाँ पे भी मूव किया था जब बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस हैड गॉन टू चाइना एंड सेड कि आप वो 7 स्टेट्स को लैंड लॉक्ड है उनको कट ऑफ कर सकते हैं। तो उसके बाद इंडिया मूव्ड सम S-400s टू द सिलीगुड़ी। तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली कि दे मूव देम ऑल बैक टू द वेस्टर्न फ्रंट और नॉट। तो आई थिंक व्हाट मस्ट हैव हैपेंड इज नॉट ऑल S-400s आर एम्प्लॉयड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, सिद्धार्थ, एंड सम वेंट ओवरबोर्ड। मतलब उससे ज़्यादा सैचुरेशन पॉइंट से ज़्यादा ड्रोन्स वगैरह आ गए तो वो गिर गए। दे लैंडेड एंड दे किल्ड सम सिविलियंस आल्सो। 16 सिविलियंस शायद मारे गए। यस, मैं एक शो पे था जिसमें एक फॉर्मर इंडियन मिलिट्री ऑफिसर थे, तो वो कह रहे थे कि चाइना इज़ वेरी एंग्री कि पाकिस्तान और इंडिया डिड नॉट गो टू चाइना टू मीडिएट फॉर सीज़ फायर, दे वेंट बैक टू डोनाल्ड ट्रम्प। अगर वो चाइना को चले जाते तो चाइना वुड हैव सेंट द सिग्नल कि द ग्लोबल ऑर्डर हैज़ चेंज्ड, अमेरिका इज़ नॉट द बॉस, चाइना इज़ द बॉस। बट दैट डिडंट हैपन। That didn't happen, right? Nobody went to China. The China was एक्चुअली नॉट अ न्यूट्रल प्लेयर। एटलीस्ट अमेरिका तो न्यूट्रल था ना, ना पाकिस्तान को हथियार दिए ना इंडिया को हथियार दिए, बट चाइना वाज वेपन्स वर बीइंग यूज्ड इन दिस। सो इंडिया डिड नॉट लुक अप टू चाइना इन दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट। सो चाइना इज काइंड ऑफ अपसेट अबाउट इट कि हमने अभी अपनी हेजेमनी रीजन में एस्टैब्लिश नहीं की। तो उनका कहना है कि जो सीज़ फायर के बाद जो फायरिंग जो पाकिस्तानी मिलिट्री ने की है वो चाइना के दबाव के अंदर आके शायद की है। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑफ दैट because I don't think China wants to take this responsibility. अगर ट्रम्प को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ग्लोबल पोlicing, देन लेट देम टेक। और उस पे भी थोड़ी चीज़ें खुलेंगी। एक मैं जब ब्रुकिंग्स में था, एक काफ़ी फेमस इंडिया स्कॉलर थे वहाँ पर। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नेगोशिएट्स विद अ गन एट इट्स ओन टेम्पल, यानी अपने ऊपर ही बंदूक रख के वो इस तरह से नेगोशिएट करता है। मैं न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर लूँगा, मैं न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर दूँगा। तो दोनों तो जो शहबाज शरीफ ने जो न्यूक्लियर वेपन्स बोर्ड वगैरह से बात की, उसके बाद सडनली जेडी वैंस और मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप ने धड़ाधड़ रात भर फ़ोन करने लगे, बिकॉज़ दे थॉट कि दिस कुड एस्केलेट इंटू बिकमिंग अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। Maybe you're right, Gaurav. Maybe you're right. एनीवे, तो 1 घंटा हो गया है, सो आई विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशंस। अगर आप लोगों ने कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड you will continue to hear such free conversation from me going forward. Or thank you everybody for watching me.
and for supporting the channel. Siddharth, thank you very much for your super thanks. And that is all, everybody. Take care. Bye.